ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। ऑडिबल? चलो, क्या सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे प्रॉपरली? ऑडिबल टू ऑल? यस, ओके, बहुत बढ़िया। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने स्फेरिकल शेल, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी, और हमने कैविटी के अंदर चार्ज रख दो तो कैविटी की सरफेस पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाहर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब पढ़ा था। तो कुछ भी डाउट आपको लास्ट क्लास से रिलेटेड? मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ कुछ अभी, जिससे थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा आपको, मतलब हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे करेंगे उसमें आपको सारी चीजें वापस से एक बार देखने को मिल जाएगी। तो किसी को कुछ डाउट? कोई भी डाउट नहीं है? अच्छा, वेरी गुड, ओके। और आपको मैंने ये भी कह दिया था कि एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दीजिए करना मॉड्यूल में से। तो एक्सरसाइज 1 इनफेक्ट पूरी कर सकते हो आप। एक्सरसाइज 1 में मुझे नहीं दिखा ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितनी चीजें एक्सरसाइज 1 में है ऑलमोस्ट सारी चीज पढ़ लिया अपन, और आज जो अपन पढ़ लेंगे उसके बाद तो कंप्लीट ही कर पाओगे, ठीक है? तो एक्सरसाइज 1 पूरी कर लेना चाहिए आपको। मैं एक दो दिन में पूरा आपको देने वाला हूँ, है ना? हो सकता है संडे को मैं पूरी दोनों एक्सरसाइज करने का बोलूँ आपको, ठीक है? तो आप लोग प्लीज उसके लिए प्रिपेयर रहिए। चलो, तो लास्ट क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ देखते हैं अपन। आज अपन स्फेरिकल शेल्स को ही थोड़ा सा और क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे, इसके बाद फिर अपन कुछ छोटी छोटी सी कुछ नई चीजें देखेंगे। तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, आपके मॉड्यूल का ही इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल का ही इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है ना? मॉड्यूल का ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। उस क्वेश्चन में मुझे कुछ एक आपको करेक्शन बताना है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन आपसे करवा कर ही वो करेक्शन बताया जाए। मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, बट वो थोड़ा थिक है, उसकी इनर और आउटर रेडियस दोनों है, मतलब एक स्फीयर है जिसके जो बीच में से होलो है, उसमें स्फेरिकल कैविटी है। तो इलस्ट्रेशन 72 जैसे देखिए आप, उसमें लिखा है एन अनचार्ज कंडक्टर ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 कंटेन्स अ पॉइंट चार्ज Q एट द सेंटर इज शोन इन द फिगर। तो एक ये अनचार्ज कंडक्टर है, दिस इज अनचार्ज, और उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q प्लस Q। इस अनचार्ज कंडक्टर की रेडियस भी क्वेश्चन में गिवन है, देखो आपको इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2। तो एक होलो स्फीयर है बेसिकली आपके पास, ठीक है? उसके बाद क्या कहा गया है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द पॉइंट एबीसी। आपको एबीसी पॉइंट दिखाए गए हैं, उन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताना है। तो एबीसी पॉइंट मैं भी बता देता हूँ। यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ कहीं बताया है विद इन द कैविटी, बी पॉइंट विद इन द कंडक्टर बताया है, और सी पॉइंट कहीं बाहर बताया है। सेंटर ऑफ दिस स्फीयर उसको ओ बोल दिया है, तो ओ से एक ही डिस्टेंस को ओ ए बोल देना, ओ बी बोल देना, ओ सी बोल देना, है ना? डिस्टेंसेस इस तरह से लिख देना, ठीक है? उन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बताना है। उससे पहले, वो बताने से पहले आप मुझे बताओ कि किस सरफेस पे कितना चार्ज होगा और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? पहला पॉइंट तो ये बताओ मुझे, किस सरफेस पे? हाँ बोलो फिर से। सर कैविटी जैसा ही होगा। कैविटी जैसा ही होगा मतलब वही इनर सरफेस पे -Q और सबसे आउटर पे प्लस। हाँ ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको फिर से बता देता हूँ, दिस इज इलस्ट्रेशन 72। कुछ बच्चे शायद लेट ज्वाइन करे, और लेट मत आया करो यार, देखो एकदम सेम एकदम फिक्स टाइम पे आया करो, ठीक है? चलो, तो क्वेश्चन 72 था ये, और बच्चों ने जवाब भी दे रहे हैं मुझे, वेरी गुड। क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ क्या था। एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, जिसके अंदर स्फेरिकल कैविटी है। उस कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस थी R2, और उसके अंदर स्फेरिकल कैविटी की रेडियस है R1, है ना? स्फेरिकल कैविटी की रेडियस R1। तो इस दोनों का सेंटर सेम है, और कॉन्सेंट दोनों का जो कॉमन सेंटर है वहां पे प्लस की चार्ज रखा है, उसको O बोल रहे हैं। कुछ पॉइंट एबीसी बताया मैंने। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था कि अंदर वाली जो सरफेस होगी, बाहर वाली सरफेस जो होगी, उन पर चार्ज कितना और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो निमित का जवाब आ गया, वेरी गुड, ठीक है? चलो, ईशान का जवाब भी आ गया है ना? तो सब बच्चे सही जवाब दे रहे हैं ऑलमोस्ट, कि अंदर वाली सरफेस को होना चाहिए यहाँ पे -Q। भाई कैविटी के अंदर जो चार्ज रखा होता है उतना ही नेगेटिव उसकी इनर सरफेस पे हो जाता है, -Q चार्ज होना चाहिए यहाँ पर। और क्योंकि कंडक्टर न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल होने के लिए बाहरी सरफेस पे +Q भी होना चाहिए। दोनों ही स्फेरिकल है, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों की वजह से यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत बढ़िया, ठीक है? अब एबीसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिखिए।
एबीसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल लिखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम सी, बाहर वाले से स्टार्ट करके एबीसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिखो, करो ट्राई। सी से स्टार्ट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिखना स्टार्ट करते हैं। आप लोग सी से, आप पहले सी का जवाब दो, फिर मैं बताता हूँ, फिर आप बी का देना, मैं बताऊंगा, फिर एक एक करके एक एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे। पहले सी का देखिए क्या आएगा। सी पॉइंट सबसे बाहर था, सी की सेंटर ओ से डिस्टेंस को ओसी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताना है। चलो निमित का जवाब भी आ गया मेरे पास, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अधिकतर बच्चे सही जवाब दे रहे, बहुत बढ़िया। भाई जो बाहर वाला पॉइंट होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही बाहरी चार्जेस की वजह से आता है। अंदर जो कैविटी के अंदर चार्ज रखा है उसका, और ये जो माइनस क्यू यहाँ जो इंड्यूस हुआ होगा उसका, बाहर मिलकर फील्ड और पोटेंशियल जीरो दोनों हो जाते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल और फील्ड केवल बाहरी सरफेस के चार्ज की वजह से, और वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, स्फेरिकल यूनिफॉर्म चार्ज शेल है। शेल की वजह से बाहर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की लगती है, तो यहाँ पर फील्ड और पोटेंशियल पॉइंट चार्ज वाला आना चाहिए था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए थी के क्यू, बाहरी सरफेस पे चार्ज क्यू था, अपॉन डिस्टेंस विच वाज ओसी उसका स्क्वायर, और डायरेक्शन ओसी के अलोंग है तो ओसी कैप लिख सकते हो, है ना। और पोटेंशियल की बात करेंगे जब अपन, तो आ जाएगा के क्यू अपॉन ओसी, ये आ जाएगा आंसर फील्ड और पोटेंशियल का। सही है, तो किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज बी पर फटाफट लिखो। फिर बी पर फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा, लिखो एट बी, है ना। आउटसाइड सरफेस के सबसे कंडक्टर के बाहर देखे तो फील्ड और पोटेंशियल केवल बाहर के चार्जेस की वजह से होती है। तो बाहर का चार्ज स्फेरिकल यूनिफॉर्म शेल था, यूनिफॉर्म शेल की वजह से फील्ड पोटेंशियल लिख दिया। चलो बी का जवाब भी आ गया मेरे पास निमित का, वेरी गुड। अमित का भी आ रहा है। पोटेंशियल भी बताना है आपको, ईशान पोटेंशियल भी बताना है, अमित पोटेंशियल भी बताना है। यस वेरी गुड ईशान। बी पॉइंट पर फील्ड लिखना तो बहुत आसान है ना, वो कंडक्टर बताया था आपको, ये कंडक्टर है, आपको कहा था मैंने ये कंडक्टर है, तो फील्ड लिखना तो बहुत आसान है। ठीक है क्रिस, सौरभ बहुत बढ़िया, मैक्सिमम अच्छे जवाब दे रहे हैं मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो, क्योंकि हम कंडक्टर के अंदर है, विद इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना। और पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, वही होगा जो सरफेस का है। सरफेस का पोटेंशियल, शेल की सरफेस का पोटेंशियल के क्यू अपॉन शेल की रेडियस, ये हो जाएगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही अंदर हर जगह होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल सब जगह सेम। इज इट क्लियर? तो सबको समझ में आ रहा है ये? यस, चलो फटाफट फिर अब आखिरी वाले पॉइंट सी पे आ जाते हैं। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज अगले पॉइंट पे आ जाओ, एट सी, या सॉरी ए, सबसे अंदर वाला पॉइंट ए, वहां पे आ जाते हैं। ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। निशान क्या होगा, आंसर लिखो। क्रिस ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब ए पे देखेंगे तो किस किस की वजह से आएगी, पहले ये सोचो। माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म था, प्लस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म था,
अच्छा बाहर वाले को तो देखना ही नहीं चाहिए अपन को, उसकी तो हम जानते ही ना अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है। और ये शेल जो कैविटी के अंदर चार्ज है ये, और कैविटी के इनर सरफेस से चार्ज, इसकी वजह से आ सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो इनर सरफेस पे चार्ज क्योंकि यूनिफॉर्म है इसलिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ओनली प्लस क्यू सेंटर वाले की बचेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बीच वाले प्लस क्यू की वजह से ही बचेगी ओनली, ओ ए का स्क्वायर ओ ए कैप, केवल इस प्लस क्यू की वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड बची। इस माइनस क्यू की वजह से भी हो सकती थी, लेकिन माइनस क्यू क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शेल की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड शेल की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो अब पोटेंशियल लिख देते हैं, काफी बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। अब पोटेंशियल लिख देते हैं अपन। पोटेंशियल देखेंगे पॉइंट ए पर। अब पोटेंशियल देखो, ये तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली शेल है, इनका पोटेंशियल लिख सकते हो आसानी से आप ए पॉइंट पे, और क्यू की वजह से भी लिख सकते हो। तो क्यू की वजह से हो जाएगा के क्यू अपॉन उसकी डिस्टेंस, फिर दोनों शेल माइनस क्यू चार्ज की शेल की वजह से के माइनस क्यू अपॉन उसकी रेडियस, और बाहरी शेल की वजह से के प्लस क्यू अपॉन उसकी रेडियस। पोटेंशियल लिखते समय चार्ज भी साइन रखना होता है, और जो भी शेल का पोटेंशियल होता है अंदर वो उसकी सरफेस वाला होता है, तो ये पोटेंशियल आ जाएगा। देखो फील्ड एंड पोटेंशियल तीनों पॉइंट पे लिख दिया करना। क्या सबको क्लियर है? क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो तो अपन ने थोड़ा सा रिकैप करा क्वेश्चन, एक है ना। अगला पॉइंट देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q is kept outside the sphere at a distance r which is very very large than r2 from the center, then find out the resultant force on charge capital Q and charge small q। उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे जाकर आपने बाहर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, कैपिटल Q, और ये जो r डिस्टेंस है वो बोली है कि r2 से बहुत बहुत बड़ी है। वो फिर पूछ रहे हैं कि इस कैपिटल Q पर और बीच वाले प्लस Q पर चार्जेस से फोर्स क्या आएगा। तो पहले चीज तो मुझे ये बताओ कि अगर ये r बहुत बहुत बड़ा नहीं होता r2 से, तो क्या हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अगर ये स्मॉल r बहुत बहुत बड़ा नहीं होता r2 से, तो केवल ओनली ग्रेटर देन r2 होता, तो क्या मैं इसे कर सकता था, जो पूछा है उन्होंने मैं निकाल सकता था क्या। आंसर आ रहा है, ईशान बोल रहा है यस, निमित बोल रहा है नो, दोनों अलग अलग आंसर दे रहे। ऋत्विक का भी आंसर आ गया है, ऋत्विक शायद फोर्स का आंसर दे रहा है, यस ऋत्विक। प्लीज बोल रहा है नो, वेरी गुड। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, बिल्कुल सही। अगर ये चार्ज क्लोज होता ना, तो आउटर सरफेस का चार्ज है ना नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के शेल की वजह से तुम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख नहीं पाते, फिर फंस जाते हैं अपन। ठीक है, तो फिर हम नहीं कर पाते इसको, है ना, इस पर फोर्स नहीं लिख पाते। अभी इस पर फोर्स लिख सकते हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर ये रेडियस, ये स्मॉल आर बहुत बड़ा है आर2 से, स्मॉल आर बहुत बड़ा है आर2 से, तो चार्ज की वजह से जो इस पे इफेक्ट आ रहा होगा मैं इसे निग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो उसे निग्लिजिबल मानते हुए मैं अभी भी मान लूंगा कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बाहरी चार्ज की होती है, तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते, तो फोर्स भी लिख सकते। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता ही था बाहर कितनी है, फोर्स भी लिख दो बस। फोर्स हो जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस जो भी है स्मॉल आर उसका स्क्वायर, तो डायरेक्शन नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया फोर्स ऑन कैपिटल क्यू। अच्छा फोर्स ऑन स्मॉल क्यू क्या होगा, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू क्या होगा, वो भी पूछा है क्वेश्चन में, इस बीच वाले चार्ट पे फोर्स भी पूछा है, वो क्या आएगा। दक्ष हैंड रेज करा है, कोई डाउट है तो बोलो, मैसेज कर दो। बीच वाले प्लस क्यू पे फोर्स पूछा है, कशिश यस वेरी गुड, दक्ष वेरी गुड। चलो बीच वाले चार्ज पे फोर्स किस किस की वजह से हो सकता है, पहले तो सोचो। ये बाहरी चार्ज की वजह से बीच में फोर्स आ सकता है क्या, केविटी के अंदर रखे चार्ज पे आउटर चार्जेस की वजह से फोर्स आता है क्या। ये जो आउटर सरफेस पे चार्ज है और आउटर चार्ज इसकी वजह से नहीं आता है ना, फोर्स केवल इस अंदर वाले चार्ज की वजह से आ सकता है, और उस माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 बनाई होगी, तो उसको फोर्स नहीं लिख सकते, फोर्स 0 ही आएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो फोर्स 0, यस आंसर शुड बी 0, इस प्लस क्यू पे फोर्स आएगा 0। ठीक है,
अब ये बताओ, ये पूरा क्वेश्चन हो गया अपना, है ना, जो भी उसका है सारे ऑप्शन से सब हो गए। ये बताओ कि प्लस क्यू को मैं सेंटर से थोड़ा सा ऑफ सेंटर कर देता, सेंटर से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता, तो इन सब में से किस किस का अपन आंसर लिख सकते थे और किसका नहीं लिख सकते थे? हाँ निमित, डाउट क्या बता दो। और बाकी बच्चे सोचो कि प्लस क्यू को मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता सेंटर से, है ना, इस प्लस क्यू को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता, ये यहाँ कहीं होता प्लस क्यू, किसी पॉइंट पी पर हो जाता, ठीक है, तो किस किस पार्ट का आंसर लिख सकते थे, किसका नहीं लिख सकते थे? बस लिखना नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ठीक है, हाँ निमित, डाउट क्या आपका बताइए। क्लियर हो गया अपने आप, बहुत बढ़िया। फिर भी क्या था, शेयर कर दो। पोटेंशियल का नहीं लिख पाते चलो, अब अपन किस किस का आंसर लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, पूछ रहा था मैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाते क्या? सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते थे क्या? तो आंसर शुड बी यस, बिकॉज बाहर का चार्ज तो अब भी यूनिफॉर्म होता, उसकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते थे, ये तो लिख सकते थे। पोटेंशियल लिख सकते थे क्या? यस, यस वो भी लिख सकते थे, क्योंकि अंदर के चार्ज के बाहर पोटेंशियल जीरो होता है, तो दोनों लिख सकते थे, ये दोनों का आंसर होता है यस, और यही आ जाता आंसर, मतलब आंसर बदलता नहीं। ठीक है, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते थे क्या? हाँ बहुत आसानी से, वो तो जीरो होगी। बी पर पोटेंशियल लिख सकते थे क्या? हाँ बहुत आसानी से, भैया वो तो बाहर का सरफेस के पोटेंशियल होता है यहाँ पे, तो इसका आंसर भी यस हो जाता। बात फंसती बस ए पे, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते थे क्या? नो, क्योंकि ए पॉइंट पे इस प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। प्लस क्यू की वजह से तो लिख सकते थे, जो माइनस क्यू होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो उसको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने में फंस जाते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने में फंस जाते हैं, क्योंकि ओनली यहाँ के रखे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाते, और जो माइनस क्यू होता है इंड्यूस चार्ज इनर सरफेस पे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख पाते। बोलो समझ में आया? ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख पाते। पोटेंशियल लिख पाते क्या ए पर? पोटेंशियल लिख पाते क्या ए पर? पोटेंशियल लिख पाते क्या ए पर? दक्ष बोल रहा है यस। कैसे पोटेंशियल कैसे लिखवाते हैं ए पर? ए पॉइंट पे नहीं लिख सकते यार पोटेंशियल, ए पे नहीं लिख पाएंगे पोटेंशियल अपन। ए पर इस प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल लिख सकते हो, लेकिन ये जो माइनस क्यू इंड्यूस होगा ना, उसकी वजह से पोटेंशियल नहीं लिख पाओगे, माइनस क्यू के कारण गड़बड़ हो जाएगी। यस ठीक है, चलो। और फिर बाहर वाले चार्ज पे फोर्स में कोई चेंज होता? कोई भी चेंज नहीं होता, वो तो सेम रहता। अंदर वाले चार्ज पे फोर्स पे चेंज हो जाता? यस, उस चार्ज पे फोर्स लग रहा होता, और ये नॉन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अपन निकाल भी नहीं पाते वो। ठीक, चलो सारे पार्ट्स के आंसर समझ में आए? ओके ठीक है, अब देखो इसका इलस्ट्रेशन 72 के आगे जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन था 73, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 73, उसमें आप देखेंगे ना, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें पूछी उन्होंने, है ना, आप देखो उसके अंदर क्या क्या पूछा है। यही क्वेश्चन है, उसमें चार्ज को शिफ्ट करके प्लस यहाँ पे रख दिया है, पी किसी पॉइंट पे रखा है उन्होंने, उसके बाद उन्होंने पॉइंट्स के नाम चेंज कर दिए। उन्होंने सी पॉइंट कहा दिया है, ए पॉइंट दिया विद इन कंडक्टर, सी दिया है उन्होंने सेंटर, ए पॉइंट दिया है विद इन कंडक्टर यहाँ, ठीक है, सी सेंटर पे दिया है, बी बाहर पॉइंट दिया है उन लोगों ने, उसके बाद उन्होंने डी पॉइंट भी दिखाया है एक यहाँ बीच में कहीं पर, और पी पॉइंट पे चार्ज को रखा है प्लस क्यू को। ठीक है, अगले इलस्ट्रेशन में उसमें पहली चीज पूछी थी पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट सी सबसे सेंटर पे पोटेंशियल, तो सेंटर का पोटेंशियल लिख सकते थे क्या आप? सेंटर का पोटेंशियल यस, फटाफट बता दो कितना होगा? सेंटर का पोटेंशियल आसानी से लिख सकते हो। ये जो आंसर लिखा था ना, इसके अंदर ये डिस्टेंस को ए को यहाँ पे सी कर दो, ये ओ को पी कर दो, पीओ कर दो, तो ये आंसर हो गया। यस, बी ए जैसा आ जाता आंसर, बिल्कुल सही है ना। सेंटर पे पोटेंशियल, ये जो चार्ज होगा माइनस क्यू, ये ऑल्दो नॉन यूनिफॉर्म है, पर उसके वजह से सेंटर का पोटेंशियल लिखा जा सकता है,
हो जाएगा K माइनस क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये आ जाएगा सेंटर का पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, ये जाएगा सेंटर का पोटेंशियल ड्यू टू आउटर सरफेस चार्ज, और यहाँ पर K क्यू अपॉन डिस्टेंस PC कर दो, ये PC कर दो तो सेंटर का पोटेंशियल आएगा। ठीक, चलो उसके बाकी जो ऑप्शन है पोटेंशियल एट ए बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, वो सब तो आपने देख लिया अभी, है ना। उसका जो लास्ट पार्ट है ना, इलस्ट्रेशन 73 का लास्ट पार्ट, उन्होंने पूछा है फोर्स ऑन चार्ज क्यू इफ इट इज प्लेस्ड एट बी, फोर्स ऑन चार्ज क्यू इफ इट इज प्लेस्ड एट बी, बी पॉइंट पे चार्ज क्यू को रख दिया तो उस पर फोर्स बताना है। बी पॉइंट पे चार्ज क्यू को रख दिया, यहाँ पर ऐसा कहा है उन्होंने कि बी पॉइंट पे चार्ज क्यू को रख दिया है, यहाँ पर चार्ज क्यू को रख दिया है तो उस पर फोर्स बताना है। क्या बता पाएंगे हम? नो, आंसर शुड बी नो, है ना। बी पॉइंट पे चार्ज क्यू को रख दिया तो ये फंस जाएंगे अपन। यस, ठीक है। अब उन लोगों ने देखो इसका आंसर लिख दिया था मॉड्यूल में, गलत लिख दिया है, मॉड्यूल में आंसर लिखा हुआ है इसका, तो वो एक्चुअली क्वेश्चन में लिखना चाह रहे होंगे कि बी पॉइंट इज फार, तो बी पॉइंट फार बिना लिखे उन्होंने लिख दिया आंसर, तो गलत कर दिया उन्होंने। इसका आंसर हो जाएगा नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेकिन मैं अगर आपको एक्स्ट्रा चीज बताऊं, अगर आपको मैं इमेज चार्ज की मेथड बता देता तो आप इस पर भी फोर्स लिख सकते थे, ठीक है। इमेज चार्ज की मेथड अगर बता देता तो इस पर फोर्स लिख सकते थे, ठीक है। अब इमेज चार्ज की मेथड क्या होती है, हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए मैं ज्यादा तो बताऊंगा नहीं आपको चीजें, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर हम लोग करेंगे, तो वो जब करेंगे, जब डिस्कस कर लेंगे अपन। अभी मैं इसका आइडिया दे देता हूँ कि क्या करने वाले थे। बी पर रखे चार्ज पे फोर्स लिखने के लिए हम, ये जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो कैसा होगा ये हमको पता है। हमें पता है कि चार्ज और जो भी सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ है, यहाँ पर जो भी चार्ज इंड्यूस हुआ है, जो भी यहाँ पे टोटल चार्ज स्मॉल क्यू है, हम जानते हैं कि इन दोनों की वजह से मिलकर अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इन दोनों की वजह से मिलकर अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। तो अंदर खड़े रह के देखने पर जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उतना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट बना रहा है। तो कोई अंदर से देखेगा तो ये सारा चार्ज उसे लगेगा कि इस लोकेशन पे रखा हुआ है, माइनस कैपिटल क्यू इस लोकेशन पे रखा है, तभी अंदर इसकी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, ठीक है। इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग इनसाइड तो उसको लगेगा कि इसी लोकेशन पे ये सारा चार्ज जो रखा था ना यहाँ, उसका इफेक्ट उसे यहाँ दिखाई देगा कि हाँ माइनस क्यू रखा है, तो इस प्लस क्यू और माइनस क्यू की मिल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब बाहर से देखने पे कैसा दिखेगा हम निकाल सकते हैं, मेथड होती है हमारे पास, मेथड ऑफ इमेज चार्ज, उससे अपन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए मैं आपको आगे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ उसके बारे में, लेकिन अगर वो कर लो तो उससे सारा चार्ज, जैसे अंदर से देखने पे यहाँ रखा हुआ दिख रहा है, वैसे बाहर से देखने पे कहाँ रखा हुआ दिखता है वो निकाल सकते थे अपन, और फिर इनके बीच का फोर्स निकाल सकते थे, ठीक है। इन दोनों का फोर्स भी निकाल सकते हैं अपन, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए हम अभी आंसर देंगे नो, ठीक। बात समझ में आई कुछ? मैंने आपको इमेज चार्ज की मेथड की हिंट दे दी है, रीजन ये है कि भाई कभी कोई आपसे पूछे ज्यादा डिटेल में जाके कुछ बता सकते इसलिए। चलो, तो अपना एक क्वेश्चन और करा अपन ने, पूरा क्वेश्चन क्लियर, हटा दो इसको। सर इसमें एक डाउट है। सर जब आपने जो आपने एक पहले क्वेश्चन कराया था जिसमें कैविटी थी, उसमें आपने एक सब पार्ट पूछा था कि अगर मैंने प्लस क्यू को सेंटर से डिस्प्लेस कर दिया तो अपन कहाँ कहाँ वोल्टेज और वो बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि ए पॉइंट पे अपन दोनों नहीं बता पाएंगे। हाँ, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ए पॉइंट ये नहीं था उस समय, ए पॉइंट यहाँ बताया था मैंने, जब अपन डिस्कस कर रहे थे तब ए पॉइंट यहाँ लिखा हुआ था। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, वो मैं कंफ्यूज हो गया, ए पॉइंट यहाँ पे था फिर आपने इस क्वेश्चन में ए पे लिख दिया तो इसलिए। ठीक, चलो ओके, है ना। तो ये हटा रहा हूं मैं, ओके। अब आपको आखिरी क्वेश्चन क्या करवाया था मैंने पिछली क्लास में, उसमें मैंने ग्राउंडिंग भी बता दी थी क्या आपको? पिछली क्लास में जो क्वेश्चन करा था अपन ने, उसमें मुझे ऐसा याद है कि दोनों शेल को कनेक्ट करने का पोर्शन देख लिया था, ग्राउंडिंग देखी थी क्या?
नहीं? नो सर। हाँ चलो फिर ग्राउंडिंग वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन, I have two concentric shells. Two concentric shells. इन दोनों को एक स्विच लगा के हम ग्राउंड से जोड़ सकते हैं। एक स्विच है जिसको अगर मैं क्लोज कर दूंगा तो एक ग्राउंडेड हो जाएगी। ठीक है, स्विच अभी दोनों के ओपन है, स्विच S1 एंड S2 दोनों ओपन है। रेडियस ऑफ दिस टू स्फीयर्स is R and 2R. The inner sphere was given a charge Q and the outer sphere was given a charge 2Q. इनको चार्जेस दिए गए थे, है ना, अंदर वाले को दिया गया था Q और आउटर स्फीयर को चार्ज दिया गया है 2Q। अब आपको बताना है कि अगर मैं, चलो पहला पॉइंट, S1 is closed, what charge will flow from ground to शेल, अंदर वाले को 1 बोल देते हैं, दिस इज शेल 1 और दिस इज शेल 2। चलो S1 को क्लोज करेंगे तो ग्राउंड से शेल 1 को कितना चार्ज मिलेगा। दूसरा पॉइंट, इफ S2 इज क्लोज, यही सिचुएशन है, और अब S2 को क्लोज करा, पहले S1 को क्लोज करा, ठीक है, आपको मानना है कि S1 को क्लोज करा तो S1 को कितना चार्ज मिल जाएगा, और फिर आपको दूसरे पार्ट में क्या करना है कि S1 को क्लोज नहीं करा था, S2 को क्लोज करा, S2 इज क्लोज, वही सब चीजें बतानी क्या होना चाहिए, ग्राउंड से S2 को चार्ज कितना मिलेगा, और बाद के नए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा देना, नए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा देना। ठीक है, चलो क्वेश्चन मैंने बता दिया क्या करना है। अब एक हिंट दे देता हूं, किसी भी कंडक्टर को जब ग्राउंड करते हैं तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है, तो जिसको ग्राउंड करा उसको अर्थ इतना चार्ज दे देगी कि उसका पोटेंशियल 0 हो जाए। तो जिसको भी ग्राउंड कर रहे हैं अपन, उसका पोटेंशियल 0 कर देना, और किसी भी शेल का पोटेंशियल लिखना आप जानते, तो पोटेंशियल लिख के उसको 0 से इक्वेट करके चार्ज वगैरह निकाल सकते हैं। करो, दोनों पार्ट करिए इसके। वाह, दक्ष का आंसर भी आ गया। दक्ष दोनों पार्ट करिए, 1 मिनट दे रहा हूं आपको मैं, करिए जल्दी से।
बस काफी बच्चों के आंसर आ गए मेरे पास, बहुत बढ़िया। ओके देखो, मान लीजिए मैं करता हूँ एक एक करके। सर आई हैव डाउट, चार्ज स्विच को ऑन करने से फ्लो होगा या स्विच क्लोज करने से? स्विच ऑन करने से चार्ज फ्लो होगा बेटा, मतलब ऑन या क्लोज एक ही बात होती है। स्विच क्लोज करना, ठीक है, यहाँ पर की जो है की क्लोज करना या स्विच ऑन करना एक ही बात होती है, ठीक। चलो, तो अब जिस शेल को ग्राउंड करा है उसके ऊपर चार्ज मान लीजिए एक्स आ गया। पहले पार्ट के लिए अपन मान लेते हैं कि ग्राउंड से यहाँ पर एक्स चार्ज आ गया, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा क्यू प्लस एक्स। अब दोनों का पोटेंशियल लिख देते हैं, तो के क्यू प्लस एक्स बाय आर, इसकी वजह से पोटेंशियल आउटर चार्ज की वजह से के टू क्यू अपॉन टू आर, दिस शुड बी जीरो। बीच वाले शेल पर पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से और आउटर चार्ज दोनों की वजह से लिखा, इसको जीरो करा। अब वो एक्स निकालने के लिए अपन के और आर देखो कैंसिल हो रहा है, तो के और आर कैंसिल कर दिया, यहाँ बच गया ओनली क्यू इक्वल टू जीरो, तो एक्स होना चाहिए माइनस क्यू। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया माइनस क्यू। अब दूसरे पार्ट का आंसर मान लीजिए, अब दूसरे पार्ट में ये क्लोज नहीं करा था, यहाँ स्विच क्लोज करा था, तो वाई चार्ज आ गया, तो यहाँ पे चार्ज हो गया टू क्यू प्लस वाई। अब अंदर यहाँ पे चार्ज चेंज नहीं हुआ है, बाहर चेंज हुआ है, तो अब पोटेंशियल लिखेंगे आउटर शेल का जीरो। आउटर शेल का अंदर वाले चार्ज की वजह से होगा के क्यू बाय टू आर, और बाहर वाले चार्ज की वजह से के टू क्यू प्लस वाई अपॉन टू आर। नीचे दोनों टू आर हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, इक्वल टू जीरो। तो k बाय टू आर दोनों में है, कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो q प्लस टू क्यू प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो y आपकी बार आ गया माइनस थ्री क्यू, ठीक है। तो अब की बार y आ गया माइनस थ्री क्यू। अब दोनों केसेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बना लेना चाहिए था। फर्स्ट केस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं ड्रॉ करूं आफ्टर क्लोजिंग, तो फर्स्ट वाले शेल पे ग्राउंड से चार्ज आया था माइनस टू क्यू, उस पर था q, q और माइनस टू क्यू मिलकर उस पर हो जाएगा फाइनली माइनस क्यू, और आउटर पे रह जाएगा वही पुराना वाला टू क्यू, ठीक है। फर्स्ट वाले केस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेकेंड वाले केस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखें, अगर अंदर वाले शेल को चेंज नहीं करा तो उसका चार्ज क्यू रहेगा, और y की वैल्यू देखो माइनस थ्री क्यू थी, तो वहां पे माइनस क्यू चार्ज रहेगा, यहाँ पे क्यू, यहाँ माइनस क्यू, ठीक है। अगर सब सरफेस पे भी चार्ज दिखाऊं मैं, तो सबसे अंदर वाली सरफेस पे तो कुछ चार्ज जीरो ही होगा, यहाँ पूरी सरफेस में माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली, उसकी वजह से यहाँ पे प्लस क्यू होगा, अंदर की तरफ यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा, और सबसे आउटर वाली पे भी फिर प्लस क्यू बचेगा, टोटल टू क्यू करने के लिए। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट केस में दिखा दिया अपन ने। सेकेंड केस में दिखाए, सबसे अंदर तो जीरो ही होगा, यहाँ पे प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस की वजह से यहाँ अंदर माइनस क्यू, ठीक। तो पूरा ही चार्ज अंदर चला गया, तो बाहर चार्ज जीरो। इन सेकेंड क्वेश्चन सबसे आउटर स्फीयर की आउटर शेल आउटर सरफेस पे चार्ज जीरो। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? सेकंड क्वेश्चन में ऐसा क्यों हो गया, सेकंड पार्ट में ऐसा क्यों हो गया कि बाहरी सरफेस का चार्ज ही पूरा जीरो हो गया? देखो यहाँ पे, तो बता सकता है क्या? सर बाहरी सरफेस पे तो माइनस क्यू है ना सर? टोटल आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज माइनस क्यू है, टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर इज माइनस क्यू। अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है देखो, इनर सरफेस पे पूरा माइनस क्यू आ गया, तो आउटर सरफेस का चार्ज इज जीरो, ठीक है। बाहर से देखेंगे तो पोटेंशियल जीरो तो चार्ज जीरो, बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही। हमने इसको ग्राउंड करा था ना, तो ग्राउंड करेंगे, इस पे जो पोटेंशियल होगा वो इसके आउटर सरफेस के चार्ज की वजह से होता है। अंदर के सरफेस के चार्ज और ये अंदर के चार्ज मिलकर बाहर पोटेंशियल जीरो बनाते हैं। अंदर जो भी चार्ज रखा है और इनर कैविटी के इनर सरफेस में जो चार्ज आता है वो मिलकर बाहर पोटेंशियल जीरो बनाते हैं। तो बाहर पोटेंशियल आउटर सरफेस के चार्ज का ही आता है, तो आउटर सरफेस का चार्ज ही जीरो करना पड़ेगा अगर पोटेंशियल जीरो करना है, है ना। जब भी स्फेरिकल शेल्स के सिस्टम में सबसे बाहर वाले स्फीयर को ग्राउंड करोगे, सबसे बाहर वाले को, तो उसकी सबसे आउटर सरफेस का चार्ज जीरो हो जाए, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
समझे? जब भी स्फेरिकल शेल्स के सिस्टम में सबसे आउटर शेल को अगर ग्राउंड कर दो तो उसकी सबसे आउटर सरफेस पे जो चार्ज होता है वो 0 हो जाए, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस, ओके। अब इसी के जैसा ही थोड़ा सा टफ कर देते क्वेश्चन, थोड़ा सा और टफ, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन कर देते, है ना? तो हटा रहा हूँ ये क्वेश्चन में सर मैं। हाँ बोलो। सर मुझे समझ नहीं आया सर, सबसे आउटर सरफेस पे मीन्स, फिर से बोलो। सर सबसे आउटर सरफेस पे चार्ज 0 मीन्स सर आपने तो माइनस क्यों लिखा है सर, y इक्वल टू -3 क्यों आया सर? सरफेस बोल रहा हूं मैं, शेल नहीं बोल रहा। शेल का यस चार्ज 0 नहीं है, शेल का चार्ज तो -q है। यस इस सर आउटर शेल की दो सरफेस है, इनर और आउटर, एक यहाँ अंदर और बाहर। यस सर तो आउटर सरफेस, सबसे बाहरी सरफेस पे देखो चार्ज 0 हो गया, अंदर वाली पे तो -q है, यस सर तो टोटल चार्ज इन दिस आउटर स्फीयर वो देखो -q हो गया। यस सर ठीक है, तो आउटर सरफेस पे चार्ज 0 क्यों हुआ है? क्योंकि सबसे आउटर चार्ज की वजह से ही उसका पोटेंशियल आता है। यस सर क्लियर सर। वो चार्ज ही 0 करना पड़ेगा अगर पोटेंशियल 0 करना है तो। ठीक है, यस सर चलो अगला क्वेश्चन। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को और लेंदी कर देते हैं अपन। ये मैं अभी ग्राउंडिंग यहाँ की दिखाई थी, हटा रहा हूँ। नया क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। तो मेरे पास एक शेल और बढ़ा दी मैंने, यहाँ पे एक शेल और बढ़ा दी। नाउ आई हैव 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स। मेरे पास 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स देखो। ठीक है, सबसे जो आउटर शेल है उसकी रेडियस मैंने आपको दे दी है 3r। दिस इज शेल 3। और शेल 1 और 3 बीच में एक होल है शेल 2 के, जिससे वो कनेक्टेड कर सकते हैं अपन। यहाँ पर एक स्विच है जिससे 1 और 3 को जोड़ सकते हैं अपन। ठीक है, शेल 2 में बीच में छोटा सा होल है जिससे 1 और 3 को मैं एक वायर से जोड़ सकता हूँ। यहाँ पे स्विच है अभी जो ओपन है ना, और ये स्विच S2 और इस स्विच S1। ठीक है, इनिशियल चार्जेस क्या थे? यहाँ Q था, यहाँ पे -Q था, और इस पे चार्ज 2Q था। ये इनिशियल चार्जेस थे, इन सब पे इनिशियल चार्जेस थे यहाँ पे। अब मैंने क्या करा, मैंने दोनों स्विचेस ऑन कर दिए। तो दोनों स्विच से कितना कितना चार्ज फ्लो करेगा बताना है। बोथ आर ऑन। ठीक है, बोथ स्विचेस S1 एंड S2 आर ऑन या क्लोज्ड। व्हाट चार्ज विल फ्लो? थ्रू देम। करो। थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्वेश्चन, बीच दो अंदर और बाहर वाली शेल को आपस में जोड़ दिया और बीच वाले को ग्राउंड कर दिया। मैंने अलग अलग इस तरह के क्वेश्चन कराए थे जिसमें शेल को जोड़ देंगे तो क्या होता है, ग्राउंड करेंगे तो क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में दोनों चीज एक साथ कर दी, तो बताओ अब इसमें किसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा? दक्ष नहीं बेटा, अब ये क्वेश्चन डिफरेंट है तो सही बेसिक से करो बिल्कुल, है ना, ऐसा मत सोचो आप। बीच में भी एक शेल है तो इसलिए ऐसा मत सोचो आप। सेकेंड शेल और फर्स्ट शेल कनेक्टेड नहीं है। फर्स्ट शेल और सेकंड थर्ड शेल जोड़ सकते हैं अपन, फर्स्ट और सेकंड कनेक्टेड नहीं है ना। यहाँ पे एक छोटा सा होल है, तो बिना फर्स्ट के सेकंड को टच करे हुए फर्स्ट को थर्ड को जोड़ सकते हैं। ठीक, सेकंड शेल किसी से कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ ग्राउंड से जुड़ रही है।
करिए जल्दी। दो वेरिएबल होंगे, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। चलो क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो मैं भी थोड़ा सा सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग भी अपना करिए। मान लेता हूँ कि यहाँ से x चार्ज बाहर गया और यहाँ से y अर्थ से आ गया, यहाँ पे प्लस y हो जाएगा, यहाँ x कम हो गया, यहाँ x बढ़ गया। ठीक है, मैंने मान लिया कि अंदर वाले शेल से बाहर चला गया x, बाहर x बढ़ गया, अंदर x कम हो गया। चलो अब मैं इक्वेशन बना लेता हूँ। वन और थ्री का शेल का पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल करता हूँ। शेल वन का पोटेंशियल उसके खुद के चार्ज की वजह से के क्यू माइनस एक्स और आर, बीच वाले चार्ज की वजह से के माइनस क्यू प्लस वाई ऑन टू आर, सबसे आउटर चार्ज की वजह से के टू क्यू प्लस एक्स अपॉन थ्री आर। जैसे आउटर वाले की इतनी जरूरत नहीं होती है, फिर भी लिखा मैंने क्योंकि वो कैंसिल होता है। बीच वाले की वजह से सबसे बाहर के क्यू माइनस एक्स अपॉन थ्री आर, सेंटर वाले की वजह से बाहर के माइनस क्यू प्लस वाई अपॉन थ्री आर, आउटर वाले की वजह से खुद का टू क्यू प्लस एक्स अपॉन थ्री आर। लास्ट टर्म सब कैंसिल, के और आर कैंसिल कर दिया, टू क्यू माइनस एक्स माइनस क्यू बाई टू प्लस वाई बाई टू should equal to q minus x by 3, तो q by 3 minus x by 3, एंड यहाँ पे बच रहा है माइनस q by 3 प्लस y by 2। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है कर देता हूँ, ये q by 3 q by 3 कैंसिल, और ये q minus q by 2 इट विल बी q by 2, q by 2 माइनस x और वो माइनस x by 3 जाते प्लस x by 3 हो गया, दोनों उसी साइड ले जाता हूँ, x माइनस x by 3 y by 2 चले गए तो y by 3 माइनस y by 2, x माइनस x by 3 2x by 3 प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस y by 6 इक्वल टू 2 by 2, पूरे में 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये बनी इक्वेशन 1। पोटेंशियल ऑफ शेल 2 शुड बी 0। शेल 2 का पोटेंशियल लिख के 0, के q माइनस x बाय 2r प्लस के माइनस q प्लस y बाय 2r, और सबसे आउटर वाले की वजह से के तो q प्लस x अपॉन 3r, दिस शुड बी इक्वल टू 0। काफी अच्छा रुका, आंसर भी आ गया है, बहुत बढ़िया, और ऋत्विक का भी आंसर आ गया है, चलो बहुत बढ़िया। मैं भी कर रहा हूँ, देखते जाइएगा। b2 0 करा तो यहाँ पे q माइनस एक्स बाई टू, क्यू बाई टू माइनस एक्स बाई टू, के और आर कैंसल, माइनस क्यू बाई टू प्लस वाई बाई टू प्लस टू क्यू बाई थ्री प्लस एक्स बाई थ्री इक्वल टू 0, क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू कैंसल,
ठीक है, -x/2 + x/3 तो ये बचेगा -x/6 है ना, x/3 -x/2 -x/6 यस प्लस y/2 इक्वल टू -2q/3 माइनस मल्टीप्लाई कर लो ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर लो 3y या 6 से मल्टीप्लाई करा तो 4q। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 आ गई। इक्वेशन 1 और 2 देख लीजिए एक बार, सही है मेरी, एक बार आप सबको समझ लीजिए जो भी बच्चे कर रहे थे, एक बार बोर्ड पे देखिए सब बच्चे, सबका ध्यान बोर्ड पे है ना। तो मैंने क्या करा है, मेरे शेल 1 और शेल 3 को जोड़ रखा है, तो शेल 1 3 का पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए। तो शेल 1 और 3 का पोटेंशियल लिखा और इक्वल कर दिया। शेल 1 का पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, तीनों को ऐसे लिखा। वैसे आउटर शेल का भी पोटेंशियल तीनों को ऐसे लिखा, इसको इक्वल करा। तो इक्वल करने पर मेरा सॉल्व करके पहली इक्वेशन याद है ना। तो ऋतिक बता रहा है सही भी है, ओके। फिर सेकेंड इक्वेशन, ये शेल 2 को ग्राउंड कर रखा है, तो उसका पोटेंशियल लिख के 0 कर दिया मैंने, है ना। उसका पोटेंशियल खुद अंदर वाले शेल की वजह से, खुद के चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से, तीनों को ऐसे लिखा, तो ये इक्वेशन आ गई। तो यस वेरी गुड, असल में बोल रहा है सही है। बस अब ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -3y दिख रहा है मुझे, उधर ओनली y दिख रहा है, तो ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 12x - x विल बी 11x। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करा -3y कैंसिल हो जाएगा। वहाँ 3 मल्टीप्लाई करा तो 4 3 से मल्टीप्लाई करा 9q, 9 माइनस ये करेंगे तो 5q बचेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5q/11 और x की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते तो y आ जाएगा। तो 3y was x - 4q, x is 5q/11 - 4q, एलसीएम लो तो 5 - 44q, 5 - 44 इट विल बी कितना हो जाएगा -39 है ना। y आ जाएगा -39q/11। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये हमारे x और y आ गए जो आपसे पूछे थे। तो कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था कि इसका सारा चार्ज बाहर चला जाएगा, देखो गलत हो रहा है वो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, बीच वाला शेल भी है, तो पूरा सिस्टम ही अलग है। देखो बीच वाला शेल भी है, वो भी तो कुछ दोनों पे पोटेंशियल बनाएगा, है ना। तो फर्स्ट का सारा चार्ज बाहर चले जाए ऐसा नहीं मान सकते, बिल्कुल बेसिक से करना चाहिए था। ठीक, चलो y -13/11 है, क्या बात कर रहे हो। फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा बाय 3 मैंने करा नहीं यार, रुक जाओ, बाय 3 करा नहीं मैंने यहाँ पे। हाँ y की वैल्यू नीचे 3 डिवाइड करेंगे ना तो 13 बाय आएगा। हाँ ये 3y इक्वल टू था ना, मैंने वो 3 डिवाइड करना भूल गया था। यस, देखो वो जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, तो प्लीज आप भी ध्यान रखा करिए। ठीक है, अब क्लियर, सबको समझ में आया कि कैसे करना था। क्वेश्चन लेंथी होते हैं ये, और ऐसे ही आएंगे आईआईटी में भी, है ना। आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतने ही लंबे क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा आ सकते हैं, इससे कम का अपेक्षा मत करना। चलो बहुत बढ़िया, ओके। तो हमने अब स्फेरिकल शेल्स के सिस्टम्स के क्वेश्चंस काफी देख लिए, हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन देख लिया अभी तक। अब एक थोड़ी सी अलग चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए शेयरिंग ऑफ चार्ज। आपने मॉड्यूल देखा हो तो उसमें भी लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ चार्ज करके, तो वही हेडिंग में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, शेयरिंग ऑफ चार्ज। छोटा सा कॉन्सेप्ट है शेयरिंग ऑफ चार्ज। बेसिकली क्या बात चल रही है कि हमारे पास अगर दो कंडक्टर है जो बहुत दूर दूर है, तो उनमें चार्ज कैसे शेयर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको समझना है शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स विच आर फार अवे। ठीक है, मान लीजिए एक ये मेरे पास कंडक्टर है स्फेरिकल, और मेरे पास एक और स्फेरिकल कंडक्टर है, दोनों की अलग अलग रेडियस है और दोनों दूर दूर से। इनिशियली दोनों पे चार्ज था, एक की रेडियस r1 थी, उस पे चार्ज q1 था, और इसको सेकंड कंडक्टर बोल देता हूँ, इसकी रेडियस r2 बोल देते हैं, चार्ज q2 था। बीच में एक स्विच है, जब मैं इसे ऑन करूंगा, स्विच ऑन करूंगा या स्विच क्लोज करूंगा, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपस में जब जुड़ेंगे तब नया चार्ज क्या होना चाहिए वो मुझे बताना है। एक का चार्ज मैंने मान लिया नया q1 हो गया स्विच ऑन करने पे, और दूसरे का चार्ज q2 हो गया। तो आपको एक q1 q2 की वैल्यू बताना, समझ में आया कि क्या करना है अपन को।
हमें नए चार्जेस क्या होंगे बताना, ठीक है। चलो, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन बना सकता हूँ मैं, कैसे निकाल सकता हूँ नए चार्जेस, बताइए कैसे निकाल सकता हूँ। पोटेंशियल इक्वल करके, तो मेरे पास दो वेरिएबल एक इक्वेशन आएगी पोटेंशियल इक्वल करके, सही बोल रहा हूँ। इनको बहुत दूर रखा है अपन ने तो पोटेंशियल केवल खुद के चार्ज की वजह से होगा, तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर 1 आफ्टर कनेक्टिंग k q1 by r1 this should be equal to potential of sphere 2 which should be k q2 by r2। बहुत दूर दूर है तो अपना अपना चार्ज के पोटेंशियल आएगा, तो यहाँ से इक्वेशन आएगी देखो q1 by q2 is r1 by r2, चार्ज का रेशो आ गया। और क्या करें, एक इक्वेशन से तो काम चलेगा नहीं। हाँ कशिश बिल्कुल सही, भाई चार्ज कंजर्व भी तो होता है, शुरू के चार्जेस भी तो दिए थे। दूसरी इक्वेशन आएगी चार्ज कंजर्वेशन से, ठीक है। सिस्टम का अभी का टोटल चार्ज है q1 प्लस q2, स्मॉल q1 प्लस स्मॉल q2, और पहले का था कैपिटल q1 प्लस कैपिटल q2। तो आई हैव रेशियो ऑफ टू नंबर्स एंड सम ऑफ देम, दो नंबर का सम है और उनका रेशियो है, तो दोनों अब आसानी से निकाल सकते हैं अपन, है ना। तो दोनों नंबर बहुत आसानी से लिख सकते हैं अपन, जो उनका सम था उसको रेशियो के सम से डिवाइड करो और r1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला नंबर आ जाएगा, और r1 प्लस r2 से डिवाइड करके अगर r2 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा चार्ज आएगा। तो ये दोनों चार्जेस की वैल्यू आ गई। चलो क्या ये समझ में आया, चार्जेस निकाल लिया अपन ने, यस है ना। तो अब दोनों पे नए चार्जेस निकाल दिए अपन ने, और आप देख सकते हैं कि चार्ज का रेशो रेडियस का रेशो आया है, ठीक है। तो रेडियस के रेशो में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, है ना, ये चीज अपन ने समझ ली। चलो अब सरफेस पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो निकालना चाहो, अगर मैं निकालना चाहूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी दोनों पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब सिग्मा, तो सिग्मा निकाला कर, पहले स्फीयर का सिग्मा होगा उसका चार्ज q1 अपॉन उसका एरिया, दूसरे स्फीयर का सिग्मा होगा उसका चार्ज q2 अपॉन उसका एरिया, ठीक है। इनका रेशो निकालते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो आना चाहिए q1 बाई q2 इंटू r2 बाई r1 का स्क्वायर, q1 बाई q2 था r1 बार, वो अगर रखोगे तो देखो ये r2 बाई r1 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कि स्फीयर्स पे जो सिग्मा है ना, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देखो आ रहा है समझ में ये, ठीक है, यस। तो ये अभी अपन ने पॉइंट समझा, अभी नोट कर लीजिए, इसके बेसिस पे एक पॉइंट अपन और समझने वाले आगे, है ना। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसका यूज लेकर इसका एप्लीकेशन देखेंगे अपन। चलो क्या ये नोट हो गया पूरा, ओके। अगर ये नोट हो गया है तो अब एक नई चीज समझते हैं अपन, ये दोनों कंडक्टर्स आपस में कनेक्टेड थे, उनका पोटेंशियल सेम हो चुका है। मैं ये भी बोल सकता हूँ ये एक ही कंडक्टर बन गए हैं, एक सिंगल कंडक्टर हो गया ये, बोल सकते हो क्या, बिकॉज देयर पोटेंशियल इज इक्वल, है ना। कंडक्टर क्या होता है जिसका पोटेंशियल, एक कंडक्टर एक ही पोटेंशियल होता है, तो मैं बोल सकता हूँ दोनों मिल गए तो एक ही कंडक्टर हो गया। तो एक सिंगल कंडक्टर जैसा इनको सोच के अगर मैं देखूं तो हमें समझ में आ रहा है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज एक अकेले सिंगल कंडक्टर में भी तो मैं लगा सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी सरफेस
अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली है। कि मैंने एक कंडक्टर बनाया, देखो ये, जिसकी सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो अलग अलग है ना। ये यहाँ इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, ठीक है। इस लोकेशन की रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लाइक R1 और यहाँ कहीं पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लाइक R2। अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर की सरफेस है ये एक कंडक्टर। तो इस पर भी यही वाला लॉजिक लगा सकता हो क्या? यहाँ पोटेंशियल सेम होने के लिए तो सिग्मा ऐसा हुआ था ना, पोटेंशियल सेम रख रहे तो सिग्मा 1/r पे डिपेंडेंट है, तो मैं ऐसे लॉजिक यहाँ भी लगा सकता हूँ ना। एक सिंगल कंडक्टर भी तो सेम पोटेंशियल पे होता है, तो उसके सरफेस पे भी तो चार्ज डेंसिटी बोल सकता हूँ कि रेडियस के इनवर्सली रिलेटेड होगी, यहाँ की एनालॉजी से। बताओ, बोल सकते हो क्या? यस, बच्चे मुझे बता रहे हैं यस, है ना। यस, दिस कैन बी सेड। तो ये अपन बोलेंगे, तो यहाँ पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ रेडियस कम है, रेडियस कम तो सिग्मा ज्यादा, रेडियस कम तो सिग्मा ज्यादा, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर इस कंडक्टर को मैं पॉजिटिव चार्ज दूं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा आएगा और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम आएगा, ठीक है। मोर पॉजिटिव चार्ज विल बी कॉन्सेंट्रेटेड हियर बिकॉज रेडियस यहाँ पे कम है, यहाँ रेडियस कम तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और वहां रेडियस ज्यादा थी तो चार्ज डेंसिटी कम। आ रहा है समझ में ये? अनन्या को तो क्लियर है, बाकी बच्चे बताइए। ऋत्विक को भी क्लियर है, बहुत बढ़िया, है ना। सो ऑन अ सिंगल कंडक्टर उसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, उसकी सरफेस पे चार्ज की जो शेयरिंग होगी वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जहां पर ज्यादा बेंड है वहां पर सिग्मा ज्यादा, जहां शार्प कॉर्नर है कंडक्टर की सरफेस पे वहां तो बहुत ज्यादा सिग्मा, और जहां पे बिल्कुल स्मूथ सरफेस दिख रही है, एकदम फ्लैट सरफेस दिख रही है, वहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत कम, है ना। मतलब किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज दे तो उसके कॉर्नर पे चार्ज ज्यादा आएगा, जहां पे ज्यादा बेंडिंग होगी वहां चार्ज ज्यादा आएगा, ठीक है। अब इस लॉजिक से तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास कोई भी ऐसा कंडक्टर है जिसमें पूरी सरफेस नॉन यूनिफॉर्म, जैसे मैंने एक है ना क्यूबिकल शेप का, मैंने क्यूबिकल कंटेनर ले लिया, एक क्यूब बनाया मैंने किसी मेटल का, मैंने क्यूब बनाया किसी मेटल का और उस क्यूब को चार्ज दिया, तो उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होने की प्रोबेबिलिटी बताओ? सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी? इस क्यूब को पूरे को चार्ज करा अपन, ये पूरा मेटल का है, तो सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे होगा इस पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ होगी? हाँ बोलो। वर्टाइसिस, बिल्कुल सही, वर्टाइसिस पे सिग्मा बहुत ज्यादा होगा, तो जितने भी कॉर्नर होंगे ना यहाँ सिग्मा बहुत ज्यादा होगा, यहाँ सिग्मा ग्रेटेस्ट, ठीक है। और जो एजेस होगी उन पे भी ज्यादा ही होगा, एजेस पे कॉर्नर से थोड़ा कम होगा पर एजेस पे भी ज्यादा होगा, और सबसे कम सिग्मा होगा फ्लैट सरफेस पे, है ना। सबसे ज्यादा सिग्मा होगा वर्टाइस पे, उससे कम होगा कॉर्नर्स पे, एजेस पे, और एजेस से भी कम हो जाएगा फ्लैट सरफेस पे। तो सिग्मा यूनिफॉर्म नहीं होगा, कहाँ पे ज्यादा कहाँ कम होगा वो बता दिया अपन ने, ठीक है। तो मेरे से पूछा जा रहा है कि वर्टेक्स या कॉर्नर्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, वहां पे सिग्मा ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा बेंडिंग होगा ना, वहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा होगी, वहां पे मेटल में सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी तो वहां रेडियस सबसे ज्यादा, है राइट? बोलो कौशिक, है ना। तो इसलिए वहां पे सिग्मा ज्यादा। चलो, तो ये पॉइंट अपन को क्लियर हो गया कि किसी एक सिंगल कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। अगर वो उसका पोटेंशियल पूरे का कांस्टेंट है तो उसकी सरफेस का चार्ज ऐसा होना चाहिए जहां पे रेडियस कम वहां चार्ज ज्यादा, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं पॉइंट को। हमने ये बात करी थी ना कि किसी कंडक्टर की सरफेस के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, यस, है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ पर सिग्मा ज्यादा तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ज्यादा होगी। अगर मैं इन दोनों लोकेशन की सरफेस की क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 विल बी लार्ज देन E2, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में जहां पर शार्प कॉर्नर होगा कंडक्टर की सरफेस पे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, है ना। ये पॉइंट सबको आई थिंक क्लियर हो रहा है। जैसे कि मान लो मेरे पास वाटर बॉटल है, ये पूरा कंडक्टर है मान लो,
इसको मैंने चार्ज दिया, इस पूरी बोतल को चार्ज दिया, तो इसकी सरफेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढोगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये वाले एजेस पे आने चाहिए, इधर वाली एज पे और इधर वाली एज पे, यहाँ आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। इस पूरी सरफेस पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ और भी कम होगी क्योंकि ये तो और फ्लैटर है, यहाँ कर्वेचर है तो यहाँ थोड़ा सिग्मा ज्यादा होगा, यहाँ तो बिल्कुल फ्लैट है तो यहाँ सिग्मा और कम होगा। सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड इन सरफेस के जस्ट क्लोज होगी यहाँ, ठीक है। ये वाली कर्वेचर पे थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इन कॉर्नर्स पे थोड़ी और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ में आ रही बात ये, है ना। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ कम होगी अपन ये भी सोच सकते हैं। चलो, इज दिस पॉइंट 100% क्लियर? किसी को इसमें कुछ भी डाउट? लिख लीजिए इस पॉइंट को अच्छे से। लिख लीजिए अच्छे से इस पॉइंट को। चलो, अगर वो लिख लिया है, अगर आपने कुछ और चीजें समझने पे आते हैं अपन फिर। नेक्स्ट चीज लिखेंगे अपन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। चलो, तो कंडक्टर के सरफेस वाला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, बताइए जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। यस, निमित तो बोल रहा है यस, ओके। तो नेक्स्ट चीज लिखिए आप, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। पहले लिखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पहला पॉइंट लिखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका क्या यूज है करेंगे ना, धीरे धीरे आ रहे हैं अपन, समझिए। लिखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हर मटेरियल में, पहले समझो होता क्या है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। हर मटेरियल बना होता है एटम्स से, है ना। किसी न किसी चीज का एटम होता है, उसके अंदर एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और सबसे आखिरी जो इलेक्ट्रॉन शेल, सबसे आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं थोड़े लूजली बॉन्ड होते हैं कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हर एटम के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स सबसे कम होता है। अब जितना न्यूक्लियस का फोर्स है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, उससे कहीं गुना ज्यादा अगर फोर्स लगा दिया या उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का। न्यूक्लियस का जितना भी बॉन्डिंग का फोर्स था उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया। मान लो आपने एटम को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रख दिया, एक एटम को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पे भी तो फोर्स लगेगा। तो न्यूक्लियस से सबसे दूर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उस पे बहुत ज्यादा फोर्स होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना कि एटम के बॉन्डिंग फोर्सेस से बाहर आ जाए, है ना। इलेक्ट्रॉन्स विल लीव फ्रॉम एटम, एटम विल बी आयनाइज्ड। ये सिचुएशन होती है, हर मटेरियल में होती है। तो हर मटेरियल में ये होने के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हर मटेरियल को अगर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो वो आयनाइज होने लगता है, उसके अंदर आयन्स बनने लगेंगे और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। वो इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल से लीव करके बाहर जाने लगेंगे और उसके अंदर आयन्स बनने लगेंगे, ठीक है। एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टू मेक दिस हैपन, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। हर मटेरियल की एक लिमिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड सस्टेन करने की, जिसके बाद वो आयनाइज होने लग जाता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिट होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो लिख लीजिए ये सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन पर ही होगा, आउटर पे पहले होगा। अपन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो बोलते हैं इट इज लीस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे आयनाइजेशन चालू हो जाए, और लीस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज हैपनिंग फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पे आयनाइजेशन होगा, उससे ज्यादा लगाओगे तो अंदर पे भी हो सकता है, बहुत ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियस के सबसे पास वाला इलेक्ट्रॉन ही बाहर चले जाए, है ना, ठीक है। सर इट इज लाइक अ सोलेनॉइड इन मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कुछ ऐसा ही। और अब मेरे पास एक डाउट आता है न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन भी बाहर चले जाए,
हो सकता है, पर उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगी ना, कभी कैलकुलेट करके देखना कितनी लगाना पड़ेगी। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स होते हैं, और वो जो फोर्स होता है वो बहुत लार्ज होता है। उससे भी ज्यादा लार्ज फोर्स क्रिएट कर पाना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। ठीक है, चलो। तो एटम में से भी, एटम के न्यूक्लियस से भी प्रोटॉन वोटॉन निकल जाए, इतना भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ही नहीं कर पाते अपन, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे वो आयनाइज होने लग जाए, एंड मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही होगी। चलो, हाँ, न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकालने के लिए तो न्यूक्लियस फिजन वगैरह करना पड़ेगा, वहां जो एनर्जी देना है वो बहुत ह्यूज होती है। चलो, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब समझा अपन ने, इसको लिख लो अच्छे से। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू मेक मटेरियल आयनाइज्ड। मटेरियल को अगर एक लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा लगा दो तो आयनाइज होने लगता है। ठीक है, लिख लीजिए पॉइंट ये। एंड ये जो आयनाइज होने का फिनोमेना है ना, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे जो हो रहा है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। The phenomena which is happening after the electric field of dielectric strength is called dielectric breakdown. ठीक है, जो आयनाइज होने का फिनोमेना है उसको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। चलो, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन समझ में आ गया। इसका मतलब क्या आपने कभी देखा है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होते हुए? किसी बच्चे ने इसे देखा है असली में डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होते हुए? कभी देखा है आपने? बच्चे मुझे बोल रहे नो। सर जब अगर अगर बहुत ही खतरनाक वोल्टेज वाले दो वायरों को बहुत पास रखते हैं तो फिर एयर के अंदर वो प्लाज्मा टाइप क्रिएट हो जाता है। आप सबने देखा है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होते हुए, सब बच्चों ने देखा है ना? यस, कशिश ने सही जवाब दिया। सभी बच्चों ने देखा है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होते हुए। लाइटनिंग, इसका एग्जांपल है लाइटनिंग। उसका और भी एग्जांपल है। आप कई बार जब बटन स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हो ना, आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी के बटन जब ऑन या ऑफ करते हो तो उसमें कभी कभी थोड़ा सा स्पार्क निकलता है ना? देखा है कभी ऐसा स्पार्क होता है, फील करा होगा कभी? हाँ, तो जो स्पार्क होता है ना वो भी एक्चुअली डायरेक्टली ब्रेकडाउन ही है। वहां भी यही हो रहा होता है। वहां क्या होता है, बटन जब स्विच ऑन करने जा रहे हो तो स्विच ऑन करते समय उसके जो मेटल कॉन्टेक्ट है वो धीरे धीरे तुम पास में ला रहे हो, पास में लाते जा रहे हो, उनमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था और तुम उसकी डिस्टेंस कम कर रहे हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस कम करे जा रहे हो आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली बढ़ा रहे हो। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बात करें अगर अपन, तो वो dV/dr का मैग्नीट्यूड हो जाएगी। तो तुम दो मेटल पीसेस जिसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है उनको धीरे धीरे पास में लेके आ रहे हो, तो उनकी डिस्टेंस कम कर रहे हो, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। तो उनके बीच की जो एयर है ना उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज्यादा हो जाती है तो बीच की एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, तो एयर में से कंडक्शन हो जाता है और वो कंडक्शन हमको स्पार्क के फॉर्म में दिखता है। लाइटनिंग यही है बेसिकली। अर्थ की सरफेस और क्लाउड्स के बीच में जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो क्लाउड से चार्ज अर्थ में आ जाता है या अर्थ से क्लाउड में चला जाता है, दोनों बोल सकते हैं अपन। वो लाइटनिंग जो होता है वो भी डायरेक्टली ब्रेकडाउन ही है। ठीक है, चलो। स्टैटिक चार्जेस से हमें भी जो थोड़ा सा कभी कभी फील होता है वो भी यही चीज है, बिल्कुल सही है ना? हमने देखा होगा, हम भी कभी स्टैटिक चार्ज, मान लो सोफे में बैठे हो, कार में बैठे हो, ब्लैंकेट्स वगैरह आपकी बॉडी से रब हो रहा है, फिर आप किसी मेटल पीस को टच करो तो थोड़ा सा टच करने से पहले ही, टच से थोड़ा सा पहले ही शॉक जैसा लगता है, टच कर दो तो थोड़ा अच्छे से फील होता है, एक छोटा सा अपन को स्पार्क जैसे लगती है, वो भी डायरेक्टली ब्रेकडाउन ही। ठीक है, तो एक कई जगह देखा है आपने डायरेक्टली ब्रेकडाउन होते हुए। ठीक है, चलो। अब ये मैं क्यों बता रहा था, देखो, एक कंडक्टर है जिसको चार्ज दिया गया, एक कंडक्टर है जिसको चार्ज दिया गया, उस कंडक्टर पे चार्ज कॉर्नर पे ज्यादा होता है, उसके कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। जैसा क्यूब जैसा कोई कंडक्टर होगा तो उसके एकदम वर्टाइस पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी क्योंकि वर्टाइस पे सिग्मा ज्यादा होगा। सही बात है क्या? हाँ, ठीक है। अब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो हो सकता है ना कि इसके आसपास की एयर का डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो जाए। मैं इस कंडक्टर को चार्ज करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, उस पर चार्ज बढ़ाए जा रहा हूँ, बढ़ाए जा रहा हूँ, तो उसका चार्ज बढ़ाते जा रहा हूँ तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ाते जा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहा हूँ, तो यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो सकता है ना एयर का। कंडक्टर्स को अपन एयर में रख रहे हैं हमारे आसपास की, तो डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो सकता है।
तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स जो है, मॉलिक्यूल जो भी बोल लो आप, उनमें ऐसा होने लगेगा कि वो आयनाइज होने लगेंगे। मान लो कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दे रहे थे, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकले जो नेगेटिव चार्ज के होंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, और जो बचा हुआ आयन है वो इससे दूर जाने लगेगा। अगर एयर के मॉलिक्यूल्स या एटम्स का डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो गया तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आने लगेंगे और यहाँ से पॉजिटिव आयन दूर जाने लगेंगे। तो आपको ऐसा देखने में लगेगा कि यहाँ पे आप चार्ज दे रहे थे कंडक्टर को, पर वो कॉर्नर पे से लीक हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से दूर जा रहा है और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बढ़ नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, तो कॉर्नर से पॉजिटिव चार्ज लीक हो रहा है। ऐसे लगेगा ना आपको, एयर में चार्ज लीक हो रहा है, ये आयंस बन बन के एयर के एटम्स मॉलिक्यूल्स दूर जाने लगेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ आने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कॉर्नर पे आप और चार्ज बढ़ने नहीं देंगे और कॉर्नर से आपको लगेगा कि चार्ज लीक हो रहा है एयर में। अरे बात समझ में? यस, इस फिनोमेना का एक स्पेशल नाम है, इस फिनोमेना का एक स्पेशल नाम है, इस फिनोमेना का नाम होता है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, अब यहाँ भी देखो कोरोना आ गया, ठीक है, ये बहुत पहले से, लेकिन इसका नाम ये था, है ना, कोरोना डिस्चार्ज। चलो, तो व्हाट इज कोरोना डिस्चार्ज समझ में आ रहा है? किसी भी कंडक्टर को एक लिमिट तक ही चार्ज कर सकते हैं अपन, बहुत ज्यादा चार्ज उस पर इनफाइनाइट चार्ज टाइप अपन कभी दे नहीं सकते प्रैक्टिकली। रीजन भी उसके कॉर्नर से चार्ज लीक होने लगेगा एयर में, इसलिए प्रैक्टिकली कभी ऐसा नहीं कर सकते अपन कि बहुत ज्यादा इनफाइनाइट चार्ज दे दो। फ्री स्पेस में जाओ वहां शायद ये हो सकता है, पर अर्थ पे नहीं हो सकता। फ्री स्पेस में कोई चार्ज लीक होने के लिए कुछ होगा नहीं, तो वहां आप बहुत ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। चलो एक बार फिर से बता देता हूं। व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज्ड, कंडक्टर के कॉर्नर्स के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, कंडक्टर के कॉर्नर्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। कंडक्टर के कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगी, अगर कंडक्टर को चार्ज ज्यादा देते जाऊंगा मैं, कंडक्टर पे चार्ज इंक्रीज करते जाऊंगा, तो चार्ज इंक्रीज करते करते कॉर्नर की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते यहाँ ऐसा हो सकता है कि आसपास की एयर आयनाइज होने लग जाए, एयर का होने लग जाए डायरेक्टली ब्रेकडाउन। एयर आयनाइज होने लगी तो एयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, एयर के आयन दूर जाने लगेंगे, तो पॉजिटिव आयन यहाँ पे दूर जा रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारी तरफ आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के हमारी तरफ आने से हमको लगेगा यहाँ का चार्ज बढ़ नहीं रहा है, और यहाँ से आयन दूर जा रहे हैं तो आयंस चार्ज लेके जा रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि कॉर्नर से चार्ज लीक हो रहा है हवा में। इस फिनोमेना को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है सर। ये तो यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन हुआ, बिल्कुल सही है ना। और लाइटनिंग में ये चार्ज कौन प्रोवाइड करता है? लाइटनिंग में चार्ज कौन प्रोवाइड करता है, मतलब लाइटनिंग के समय लाइटनिंग का फिनोमेना क्या होता है कि क्लाउड्स अर्थ की सरफेस से चार्ज ले जा रहे हैं, तो क्लाउड में चार्ज इकट्ठा हो गया और अर्थ की सरफेस पे से जो चार्ज चला गया तो अर्थ पे भी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती तो वहां पे हो जाता ही, ठीक है। क्लाउड्स लेके जाते हैं ना, क्लाउड्स की वजह से होती लाइटनिंग, खुले आसमान में थोड़ी होती, ठीक है। यस, ओके, चलो तो ये पूरा फिनोमेना समझ में आ रहा है। When a conductor is charged, उसके कॉर्नर से चार्ज लीक कर सकता है, that phenomenon is called कोरोना डिस्चार्ज। इस कोरोना डिस्चार्ज का एक यूज होता है, इसको हम यूज करते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर में। वान डी ग्राफ जनरेटर, वान डी ग्राफ जनरेटर शायद आपने कई जगह देखा होगा, एक है ना, एक डोम जैसा दिखाते हैं कई बार, जिसपे आप हाथ रखो तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं, ऐसा कहीं देखा होगा आपने कि डोम, कई साइंस म्यूजियम टाइप कुछ जो होते हैं वहां पे एक डोम पे हाथ रखो तो वो हाथ बाल पूरे खड़े हो जाते हैं, है ना। नहीं देखा? हाँ, यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे यार, ऐसे रेसलिंग गैरेज में पिक्चर है, यस, ठीक है। तो वो जो डोम होता है ना, उसके अंदर बेसिकली उसको चार्ज कर देते हैं, हाई पोटेंशियल पे चार्ज कर देते हैं उसे, उसमें खूब सारा चार्ज क्रिएट कर देते हैं। उस पर खूब सारा चार्ज क्रिएट करने का जो फिनोमेना है वो वान डी ग्राफ जनरेटर, ये पहले हमारे कोर्स में था, स्कूल सिलेबस में था, ठीक है। तो पुरानी किताबों में इसका आपको नाम मिल सकता है, अब नहीं है, तो अब इस पर कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। तो मैं अभी इसको नहीं कराने वाला हूं, पर मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि इसमें कोरोना डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट कुछ यूज होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सर्च वर्च कर लो तो वान डी ग्राफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। वेन डी ग्राफ, अच्छा सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए,
वेन डी ग्राफ, क्या लिखा था, GRAFF है ना, यस, ओके, थैंक यू। तो अब ये देख लीजिएगा आप, वेन डी ग्राफ जनरेटर जो है, वेन डी ग्राफ जो भी नाम होगा, भाई अपन हिंदी बोलने वाले हैं, हमको तो जो बोलना आएगा वो बोलेंगे, ठीक है। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर ये आप देख लीजिएगा, सिलेबस में नहीं है, अब फॉर इंटरेस्ट आप पढ़ सकते हो, ठीक। सर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से भी तो हो सकता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यस बिल्कुल सही कहा, प्रैक्टिकली पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करते, प्रैक्टिकली कोई पॉइंट चार्ज हो ही नहीं सकता, सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है ना, प्रैक्टिकली होता ही नहीं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के बहुत पास में कोई दूसरा एटम आ जाए तो वहां ये कोई कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से एटम की डिस्टेंस ज्यादा होगी, उसके बहुत क्लोज, अपन कैसे क्या सोचेंगे, ठीक है। तो बहुत ही छोटे लेवल पे चले जाओ तो चीजों पे जो दूसरे प्रॉब्लम से वो इफेक्ट करने लगेगी, ओके। चलो, तो 1D ग्राफ वगैरह सबको क्लियर, आज अपन यहीं रुकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या क्या कराने वाला हूँ, अपना कंडक्टर की प्रॉपर्टीज सब हो गई है, नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वो स्टार्ट करेंगे अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, सेल्फ एनर्जी क्या होती है, अगला बिगिनर बॉक्स पूरा कर सकते हो आप, BB9 कंप्लीट हो जाएगा आपसे, तो वो आपको होमवर्क में करके लाना है ना। और नेक्स्ट उसके आगे जो चीजें हैं मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया क्या करेंगे, सेल्फ एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ेंगे, एनर्जी रिलेटेड चीजें करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज अपन यहीं रुकते हैं और नेक्स्ट क्लास की चीजें बता दी है, और मैंने आपको वो भी बोल दिया था एक्सरसाइज 1 पूरी हो जाएगी, तो एक्सरसाइज 1 भी पूरी करना है आपको, और एक रेस भी मिलने वाली है और एक वीकली असाइनमेंट भी मिलने वाला है, तो काफी सारा काम आ रहा है आपके लिए, तो आप है ना बी प्रिपेयर्ड, हर चीज अभी जितना हो सके जल्दी जल्दी करते जाओ, ओके। चलो, ओके बच्चों, बाय सबको, टेक केयर। 1 2 3 4 की PDF नहीं है यार, बाय, स्टे सेफ, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।